नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है। आप देख रहे हैं हिंदी की दुनिया से। आज हम बात करने जा रहे हैं परमाल रासो की, जो आला खंड के नाम से ज्यादा प्रसिद्ध है और हिंदी साहित्य की अमर वीर गाथा है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। परमाल रासो क्या है? यह एक वीरगाथात्मक काव्य है, वीर रस प्रधान काव्य है। यह हिंदी साहित्य के प्रथम काल, जिसे आदिकाल कहा जाता है, उसका सबसे प्रमुख वीर रस प्रधान रासो काव्य है। रासो काव्य की सबसे बड़ी विशेषता वीर रस की प्रधानता ही मानी जाती है। यह एक प्रबंध काव्य है, लेकिन यह महाकाव्य नहीं है। यह मुख्य रूप से गेय काव्य है, गाया जाता है और यह मुक्तक शैली में है। प्रबंध काव्य, महाकाव्य, गेय काव्य और मुक्तक शैली पर इसी वीडियो में आगे विस्तार से चर्चा होगी। उत्तर भारत में यह परमाल रासो के नाम से नहीं बल्कि आला खंड के नाम से जाना जाता है। इसकी मूल प्रति आज अनुपलब्ध है, लेकिन इसका कथानक मौखिक लोक गाथा के रूप में जीवित रहा, लोगों द्वारा गाया जाता रहा। परमाल रासो के रचयिता कौन हैं? परमाल रासो के रचयिता जगनिक हैं और यह कालिंजर के चंदेल शासक परमार्द देव के दरबारी कवि थे। राजा परमार्द देव परमाल के नाम से भी जाने जाते हैं। महोबा इनकी राजधानी थी। इसका प्रधान रस वीर रस है। यह वीर रस की उत्कृष्ट रचना है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि यह जनता के कंठ में गूंजती वीर दर्प पूर्ण प्रतिध्वनि है। इसकी रचना का काल 12वीं शताब्दी में लगभग 1173 ईस्वी माना जाता है। इसके मुख्य नायक आल्हा और उदल हैं, जो राजा परमाल के दो वीर सेनापति थे। ये बनाफर राजपूत थे। बनाफर राजपूतों को तोमर राजपूतों की एक उपशाखा माना जाता है, जो मुख्य रूप से बुंदेलखंड क्षेत्र में निवास करते थे। इन्होंने महोबा की रक्षा के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। इसकी मुख्य विषय वस्तु मुख्यतः 52 ऐतिहासिक युद्धों का रोमांच है। इस ग्रंथ में दो भाइयों आल्हा और उदल द्वारा लड़े गए 52 युद्धों का सजीव चित्रण है। मुख्य शत्रु दिल्ली के चौहान सम्राट पृथ्वीराज चौहान थे। अधिकांश युद्ध इन्हीं के विरुद्ध लड़े गए थे। इस ग्रंथ में वीर रस की प्रधानता है। यह ग्रंथ विशुद्ध रूप से वीर रस से भरा हुआ है और बीसल देव रासो के बाद वीर रस में लिखी गई यह दूसरी प्रमुख रचना है। बीसल देव रासो को पहला वीर रस काव्य माना जाता है। यह बलिदान की गाथा है। यह भारतीय वीरता और मातृभूमि के लिए बलिदान की परंपरा का महान प्रतीक है कि कैसे अपने देश, अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना बलिदान देने में भी पीछे नहीं रहना चाहिए। परमाल रासो के काव्य का स्वरूप क्या है? जैसा कि पहले भी चर्चा हो चुकी है कि यह महाकाव्य नहीं है। परमाल रासो एक प्रबंध काव्य है, लेकिन इसे महाकाव्य नहीं माना जाता है। देखिए, हिंदी साहित्य में श्रव्य काव्य के दो प्रमुख भेद हैं, प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य। प्रबंध काव्य एक कथा सूत्र में बधी विस्तृत रचना है, जिसमें पात्र और घटनाक्रम क्रमबद्ध होते हैं, जैसे रामचरितमानस। इसके विपरीत मुक्तक काव्य स्वतंत्र छंदों का समूह होता है, जहां प्रत्येक पद अपने आप में पूर्ण और स्वतंत्र होता है, जैसे बिहारी के दोहे। प्रबंध काव्य में कथा प्रवाह निरंतर चलता है, जबकि मुक्तक काव्य में भाव या विचार एक ही छंद में पूर्ण हो जाते हैं। आकार की दृष्टि से प्रबंध काव्य विस्तृत होता है, जबकि मुक्तक काव्य संक्षिप्त और स्वतंत्र होता है। प्रबंध काव्य के छंद एक दूसरे से जुड़े होते हैं, जबकि मुक्तक काव्य में ऐसा कोई बंधन नहीं होता। प्रबंध में अनेक रस और छंद हो सकते हैं, लेकिन मुक्तक आमतौर पर एक ही रस पर केंद्रित होता है। प्रबंध काव्य के प्रमुख उदाहरण हैं रामचरितमानस और कामायनी, तथा मुक्तक काव्य के प्रमुख उदाहरण हैं बिहारी सतसई और कबीर के दोहे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के शब्दों में, यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है, तो मुक्तक काव्य एक चुना हुआ गुलदस्ता है। प्रबंध काव्य के भी दो मुख्य भेद हैं, महाकाव्य और खंड काव्य। महाकाव्य में नायक के संपूर्ण जीवन का विस्तार से वर्णन होता है, जबकि खंड काव्य में नायक के जीवन के किसी एक पक्ष या घटना का चित्रण होता है। महाकाव्य का आकार विशाल और विस्तृत होता है। इसमें कम से कम 8 सर्ग होने चाहिए। इसमें पात्रों की संख्या अधिक होती है। श्रृंगार, वीर या शांत रस में से कोई एक मुख्य रस होता है। इसका उद्देश्य महान और व्यापक होता है, जबकि खंड काव्य का आकार संक्षिप्त और छोटा होता है। इसमें सर्गों की संख्या कम या केवल एक ही होती है। पात्रों की संख्या सीमित होती है। इसमें सामान्यतः एक ही रस की प्रधानता रहती है। इसका उद्देश्य किसी विशेष भाव की अभिव्यक्ति है। महाकाव्य के कुछ मुख्य उदाहरण हैं रामचरितमानस, जिसके रचयिता गोस्वामी तुलसीदास हैं। कामायनी, जिसके रचयिता जयशंकर प्रसाद हैं। साकेत, जिसके रचयिता मैथिली शरणगुप्त हैं। खंड काव्य के कुछ मुख्य उदाहरण हैं
मैथिली शरणगुप्त कृत पंचवटी तथा जयद्रथ वध, नरोत्तम दास कृत सुदामा चरित, राम नरेश त्रिपाठी रचित पथिक और श्याम नारायण पांडे कृत हल्दी घाटी। ये सभी रचनाएं परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत ही उपयोगी हैं। परमाल रासों में प्रबंध काव्य के साथ साथ मुक्तक काव्य की विशेषताएं भी मिलती हैं। जैसा कि पहले भी चर्चा हो चुकी है, मुक्तक काव्य का प्रत्येक छंद या पद अपने आप में स्वतंत्र, पूर्ण और अर्थपूर्ण होता है। इसमें कथा की निरंतरता या पूर्व पर संबंध जैसे प्रबंध काव्य में होता है आवश्यक नहीं है, अर्थात एक छंद का भाव दूसरे छंद से जुड़ा होना जरूरी नहीं है। यह एक गेय काव्य है जिसे ऊंचे स्वर और जोश के साथ गाया जाता है। गेय काव्य का अर्थ है वह काव्य जो गाया जा सके। यह हिंदी साहित्य का वह रूप है जिसमें संगीत, लय, ताल और भावात्मकता प्रधान होती है। परमाल रासो सदियों तक लिखित रूप में नहीं बल्कि मौखिक परंपरा के माध्यम से जीवित रहा। यह जनता का काव्य है जो दरबारों से निकल करके आम जनता के कंठ का हार बन गया। भाषा की बात करें तो परमाल रासों की भाषा बुंदेली मिश्रित ब्रज भाषा है जिसमें राजस्थानी और अपभ्रंश का मेल है। जगनिक ने तत्कालीन बोलचाल की लोक भाषा का प्रयोग किया है जिसे विशेष रूप से बनाफरी भाषा कहा जाता है। बनाफरी मूल रूप से हिंदी की एक उपभाषा बुंदेली की एक प्रमुख उपबोली है और यह बांदा, हमीरपुर, पन्ना और छतरपुर जिलों में मुख्य रूप से बोली जाती है। आल्हा लोक गाथा का जन्म इसी भौगोलिक क्षेत्र में हुआ। इसे बैसवाड़ा, महोबा और पूर्वांचल में विशेष रूप से गाया जाता है। राजा परमाल की राजधानी महोबा इस महाकाव्य का मुख्य केंद्र बिंदु है। परमाल रासों में वीरता का अमर संदेश दिया गया है। 12 बरस लो कुकर जीवे और 13 लो जिये सियार, बरस 18 छत्री जीवे आगे जीवे को धिक्कार। ये परमाल रासों की प्रसिद्ध पंक्तियां हैं जो परीक्षाओं में अक्सर पूछी जाती हैं। पंक्तियों के अनुसार 12 बरस लो कुकर जीवे का अर्थ है कि ये कुत्ते की उम्र 12 वर्ष होती है। और 13 लो जिये सियार का अर्थ है कि एक सियार या गीदड़ लगभग 13 वर्ष जीता है। बरस 18 छत्री जीवे का अर्थ है कि एक छत्री की आदर्श आयु 18 वर्ष मानी गई है। आगे जीवे को धिक्कार, इसका अर्थ है कि 18 वर्ष की उम्र तक युद्ध के मैदान में यदि कोई योद्धा शहीद नहीं होता है तो जरूर उसने युद्ध में कायरता दिखाई है। वह डरपोक बनकर लंबा जीवन जीता है तो वह जीवन धिक्कार योग्य है। संक्षेप में इसका मूल भाव यह है कि कायरता और डर के साथ लंबी जिंदगी जीने से बेहतर है कि कम उम्र में ही रण क्षेत्र में वीरता दिखाते हुए वीर गति प्राप्त की जाए। आला उदल अपने युद्ध कौशल के लिए बड़े प्रसिद्ध थे। आलाखंड की प्रसिद्ध पंक्तियां हैं, बड़े लड़ैया महोबा वाले जाकी मार सही न जाए, एक कुमारे दुई मर जाए, तीजा खौफ खाए मर जाए। यह पंक्तियां आला और उदल के भयानक युद्ध कौशल को दिखा रही हैं। उनके वार इतने अचूक थे कि एक ही वार में 2 दुश्मन मारे जाते थे और उनका इतना खौफ था कि तीसरा दुश्मन बिना लड़े ही डर के मारे मर जाता था। यहाँ वीरों की प्रशंसा के लिए अतिशयोक्ति अलंकार का बहुत ही सुंदर प्रयोग हुआ है। इन पंक्तियों में अतिशयोक्ति अलंकार है। जब किसी बात को बहुत बढ़ा चढ़ाकर कहा जाए तो वहां अतिशयोक्ति अलंकार होता है। परमाल रासों में वीर छंद या आला छंद का प्रयोग हुआ है। वीर छंद या आला छंद को मात्रिक सवैया भी कहते हैं। यह एक लोकप्रिय मात्रिक छंद है। जिन छंदों की रचना मात्राओं की गणना के आधार पर होती है उन्हें मात्रिक छंद कहते हैं। इन्हें मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है, सममात्रिक, अर्ध सममात्रिक और विषम मात्रिक। यह 31 मात्राओं वाला एक सममात्रिक छंद है। इसमें 2 पदों में कुल 4 चरण होते हैं। इसमें पहले और तीसरे चरण में 16 और दूसरे तथा चौथे चरण में 15 मात्राओं पर विराम या यति होती है, अर्थात ठहराव होता है। इस छंद के अंत में गुरु और लघु का होना अनिवार्य है। इससे यह छंद लयबद्ध हो जाता है, गाने लायक हो जाता है। आला विशेष रूप से आषाढ़ और सावन के महीने में गाया जाता है। जब वर्षा ऋतु होती है तब इसका गायन किया जाता है। जगनिक द्वारा लिखे इस ग्रंथ की मूल प्रति आज उपलब्ध नहीं है, विलुप्त हो गई है, लेकिन मौखिक परंपरा में विद्यमान होने के कारण मौखिक गाथा से लिखित पुस्तक के रूप में यह उपलब्ध हो सकी। सर्वप्रथम 1865 ईस्वी में फर्रुखाबाद के उस समय के जिलाधिकारी चार्ल्स इलियट ने इसका संकलन कराया। उन्होंने आल्हा गाने वाले स्थानीय भाटों और गायकों से इसे सुन करके लिखवाया। इलियट ने इसका नाम आलाखंड रखा। बाद में एक दूसरे अंग्रेज वाटरफील्ड ने इसका अंग्रेजी अनुवाद किया। इलियट की इसी प्रति के आधार पर डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने इसके प्रामाणिक पाठ को निर्धारित किया
और संवत 1976 अर्थात लगभग 1919 ईस्वी में इसका संपादन किया। उन्होंने इसके महोबा खंड को परमाल रासो के नाम से बनारस की प्रसिद्ध संस्था नागरी प्रचारणी सभा के माध्यम से प्रकाशित कराया। इस तरह से आला खंड का परमाल रासो नाम पड़ा। विद्वान महेंद्र पाल सिंह के अनुसार जगनिक का असली रासो दतिया, समथर और चरखारी आदि राज्यों में था, जो अब पूरी तरह से नष्ट हो चुका है। इसका मूल रूप नहीं बचा है। इसके रचना काल को लेकर विद्वानों में मतभेद है। सामान्य मान्यता है कि 12वीं शताब्दी में लगभग 1173 ईस्वी या विक्रम संवत 1230 में इसकी रचना हुई थी, जबकि माता प्रसाद गुप्त जैसे विद्वान इसे 16वीं शताब्दी की रचना मानते हैं। हालांकि अधिकांश विद्वान इसे 12वीं से लेकर के 13वीं शताब्दी अर्थात आदिकाल की वीरगाथात्मक रचना मानते हैं, लेकिन कुछ प्रतियों में 16वीं शताब्दी का संकेत भी मिलता है, जबकि मूल प्रति ही उपलब्ध नहीं है, इसलिए इसे मौखिक परंपरा पर आधारित माना जाता है। परमाल रासो पर साहित्यकारों की राय क्या है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने परमाल रासो को जनता के कंठ में गूंजती वीर दर्पपूर्ण प्रतिध्वनि कहा है। किसने कहा है? शुक्ल जी ने कहा है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इस ग्रंथ को अर्ध प्रमाणिक माना है और इसे एक नोटिस मात्र ग्रंथ कहा है, जबकि माता प्रसाद गुप्त के अनुसार परमाल रासो 12वीं सदी की रचना नहीं है, बल्कि 16वीं सदी की रचना है। निष्कर्ष रूप में ऐतिहासिक तथ्यों और लोक कल्पना के अद्भुत मिश्रण के कारण परमाल रासो या आला खंड आज भी बहुत लोकप्रिय है। रासो शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है? रासो शब्द की उत्पत्ति पर विद्वानों में मतभेद है। इनमें एक मत नहीं है। फ्रेंच विद्वान गार्सद तासी राजसूय से रासो की उत्पत्ति मानते हैं, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी रसायन शब्द से रासो की उत्पत्ति मानते हैं। वहीं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी रासक शब्द से रासो की उत्पत्ति मानते हैं। कुछ विद्वानों के अनुसार रास का संबंध श्रीमद् भागवत से है, जहां नृत्य और गीत प्रधान होते हैं, जबकि कुछ विद्वानों का मानना है कि रासो अपभ्रंश की परंपरा से विकसित एक गेय काव्य का रूप है। रासो साहित्य का आदिकाल से क्या संबंध है? हिंदी साहित्य का आरंभिक काल आदिकाल कहलाता है, जिसमें रासो काव्य धारा प्रमुख है। रासो काव्य में कवियों द्वारा राजाओं के शौर्य का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन मिलता है। रासो ग्रंथ वीर रस और श्रृंगार से परिपूर्ण है। परमाल रासो के अतिरिक्त पृथ्वीराज रासो, जिसकी रचयिता चंदवरदाई हैं, बीसल देव रासो, जिसके रचयिता नरपति नाल हैं, खुमान रासो, जिसके रचयिता दलपति विजय हैं, हमीर रासो, जिसके रचयिता सारंगधर हैं, और विजय पाल रासो, जिसके रचयिता नल्ल सिंह हैं। ये कुछ अन्य प्रमुख रासो ग्रंथ हैं, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, याद कर लीजिए। अब एक प्रश्न आपके लिए। 12 बरस लो कुकर जीवे और 13 लो जिये सिया, बरस 18 छत्री जीवे आगे जीवे को धिक्कार। ये पंक्तियां किस रचना से ली गई हैं? पहला विकल्प है पृथ्वीराज रासो, दूसरा विकल्प है परमाल रासो, तीसरा विकल्प है आला खंड और चौथा विकल्प है विकल्प बी और सी दोनों। इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो दोस्तों, उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक करिए, कोई सुझाव या सवाल है तो कमेंट करिए, अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि न्यू वीडियोज के अपलोड होने की नोटिफिकेशंस आपको तुरंत मिले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। आपका दिन शुभ हो।